अपना आक्रोश दिखाने के लिए जिस तरह आप यहां लाखों की संख्या के अंदर उपस्थित हुए, जयपुर की सड़कों पे नौजवानों के आक्रोश का सैलाब और आपने संदेश दे दिया कि तापमान चाहे 48 डिग्री हो, चाहे 47 हो और चाहे 50 हो, राजस्थान के नौजवान अब अपना हक और अधिकार लेने के लिए सरकार के अंदर घुसेंगे, सरकारी तंत्र पे कब्जा करेंगे और इस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो लगातार 70 साल से इस राजस्थान के नौजवानों को लूट रही है, जिस तरह राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया, जिस तरह अपराध में, महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया, जिस तरह नकल, पेपर माफिया, बजरी भू माफिया, बजरी माफिया, पर्यटन माफिया, शराब माफिया इस राजस्थान में समानांतर सरकारें चला रहे। अब राजस्थान का नौजवान इन सब को उखाड़ के फेंकने के मूड के अंदर इस जयपुर की धरती पे आज अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आया है। मैं तमाम नौजवानों को अपील करता हूं, एक बार बैठे, बीच में आवाज नहीं करें, मेरी पूरी बात सुने और अपने भविष्य को सुनिश्चित कैसे करेंगे। अपने छोटे भाइयों का जो मैं देख रहा है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर कैसे हो, कैसे वो सुरक्षित हाथों में रहे राजस्थान, इसको लेके जिस तरह इनका इन आने वाली राजस्थान की नई पीढ़ी का फ्यूचर कैसे सुरक्षित रहे, कैसे राजस्थान पे हमारे बच्चे, हमारी बेटियां आधी रात को भी कहीं भी निकले उस सुरक्षित महसूस करें। किस तरह राजस्थान का जो सम्मान आज से 25-30 साल पहले देश के अंदर था, कैसे उस सम्मान को लौटाएं, इसको लेके आज इस आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाइयों का कि बाड़मेर से लेके भरतपुर और गंगानगर से लेके डूंगरपुर तक तमाम इलाकों से सर्व समाज का नौजवान, धरती पुत्र, किसान का बेटा, किसान की बेटियां आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस तपती धूप के अंदर इस लू के थपड़े झेलते हुए आज अपने भाई को मजबूती देने के लिए यहां लाखों की तादाद के अंदर आप उपस्थित हुए। मेरी तरफ से बीच में अगर आप बीच में कम बोलेंगे, हल्ला नहीं करेंगे तो आराम से सुन पाओगे सारी बात, नहीं तो हल्ले में निकल जाएगी, कब आए कब गए पता ही नहीं चलेगा। हल्ला नहीं करें बीच में, ये जब नारे लगाना हो नारे लगाएं, फिर रुकें और फिर पूरे भाषण को सुनें। मैं आज जो राजस्थान की जयपुर की धरती पे जिस तरह बाड़मेर से भरतपुर, गंगानगर से डूंगरपुर आप अपने अपने साधन से
और अपने अपने खर्चे से प्रत्येक नौजवान इस राजस्थान के अंदर आक्रोश राजस्थान की सरकार के खिलाफ दिखाने के लिए आया, मुझे ताकत दी, मुझे ऊर्जा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भाइयों, बहुत ज्यादा गर्मी है। इस तापघात से जो राजस्थान में 25 तारीख से लेकर 9 दिन तक नो तप्पा, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके हौसले के आगे कल इंद्रदेव भी मेहरबान हुए और तापमान 47 डिग्री से 37-38 डिग्री में 10 डिग्री कम हुआ। यह आपकी ताकत और आपके आक्रोश के कारण ही हुआ। मैंने मेरे जीवन के 25 साल विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए सत्ता को ठोकर मार के जहां भी मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी आगे खड़ा मिला। गहलोत सरकार से टक्कर ली, वसुंधरा सरकार से टक्कर ली और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो आपके सम्मान के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन उस शाहजहांपुर हाईवे पे 70 दिन तक -2 डिग्री ठंड पे वो बैठा रहा। वो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त देश का कोई नौजवान एमपी जो मेरे भाइयों के लिए लड़ रहा था, जो कह रहा था कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के हमारे जांबाज लड़ाके इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के रक्षक हैं, इस आर्मी को जो ठेके पे दिया है इसका आरएलपी विरोध करती है। और पुरजोर तरीके से अगर पिछले 4 साल से कोई विरोध कर रहा है, वो नागौर का सांसद देश के नौजवानों के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज आप सब ने यहां आके मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दी और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। कहा तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई, 20-20, 30-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश का नौजवान चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो और आपको तो यह भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं हो सकता। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है और माताएं बहनें सिंदूर को मिटने नहीं देती। यहाँ की नारी, यहाँ की सतियां और यहाँ की जो हमारी वीरांगनाएं, उनकी अजब कहानी इस राजस्थान की वीरांगनाओं की। भाइयों, प्रधानमंत्री ने राजस्थान को लज्जित किया। यहाँ पर्ची का मुख्यमंत्री भेज दिया कि जिसकी पर्ची खुले वो राजस्थान का सीएम है। यह बेइज्जती राजस्थान की प्रधानमंत्री ने करी। हमें इन सब का बदला लेना है, लेकिन बदला हमें कांग्रेस पार्टी से भी लेना है। कांग्रेस भी आपकी नहीं है।
अब 1 मिनट शांत रहो यार, रुको तो। क्या भाषण सुनने आए हो, खाली जिंदाबाद करना है? बताओ मुझे। अगर सुनने आए हो तो बीच में हल्ला मत करो, और बीच में हल्ला करते रहोगे तो 70 साल निकल गए, 30-40 साल और निकल जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे सारे सारे। इस बात का भी ध्यान रखो। शांति से पूरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, शांति से सुनो पूरी बात। आज आपको जिस काम के लिए आमंत्रित किया, आज राजस्थान के अंदर पेपर माफिया इतना हावी हो गया। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। कई मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी जाती है, उस मामले को दबा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी, आपके मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कम से कम एक बयान तो मंत्री का आना चाहिए कि पोती ने गलती करी, या ये नकल की सीख दादाजी ने दी थी। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जो न्याय मंत्री है, जो कानून मंत्री है, वो लोगों को न्याय और कानून की पालना बताते हैं। उनके घर के अंदर अगर इस तरह संस्कार दिए जाएंगे तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा, ये राजस्थान का जवान आपसे जानना चाहता है। भाइयों, एसआई भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सड़कों पे बात कही कि हम अगर सत्ता के अंदर आए, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे, पीटीआई से लेके तमाम उन भर्तियों का जिनके पेपर लीक हुए, हम आयोग बिठा के रीट लेवल फर्स्ट उसकी सीबीआई जांच कराएंगे और बड़े मगरमच्छों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। ये बात करके बीजेपी के लोग राजस्थान के जवानों को बरगला के बेखा के सत्ता के अंदर आ गए, और 1.5 साल तक एसओजी लगातार धरपकड़ करती रही। 55 से लगभग थानेदार पकड़े गए और 200 राडार पे और 103 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आरपीएससी के 2 मेंबर जेल के अंदर है। किसी भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी, क्या आप जाति पूछ के गिरफ्तारी करते हो? क्या वो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं, वो ओबीसी के मेंबर हैं, इसलिए जेल के अंदर है? आपने संजय सोत्रे से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह राठौर से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने दीपक उप्रेती से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह, भूपेंद्र यादव, इन तमाम लोगों को छोड़ क्यों दिया? आपकी सरकार पे उंगली उठ रही है कि आप घोर जातिवादी है। ये देश का नौजवान और देश के तमाम लोग कह रहे हैं। ये जो आगे की पंक्ति में खड़े हैं, ये बैठो, नीचे बैठो, एक बार सारे नीचे बैठ जाओ। ये बैठो बच्चों, नीचे बैठो, सारे नीचे बैठ जाओ। आगे वाले बैठो नीचे, एक बार नीचे बैठो, नीचे बैठो भाई, नीचे प्लीज। आज की जो सभा है, बैठिए नीचे। ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं मैं, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मुझे मेरे लिए लड़ना होता तो 2003 में मंत्री बन जाता। बैठिए प्लीज, बैठ जाइए सारे बैठो, एक बार प्लीज बैठो, नीचे बैठो। ये कोई साधारण जनसभा नहीं है। जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जब भारतीयों ने हुंकार भरी थी, उसमें सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी। वो 1857 की क्रांति थी। ये आक्रोश रैली इस राजस्थान के बदलाव की क्रांति है। इस क्रांति का आगाज जयपुर की धरती से लाखों नौजवान कर रहे, लाखों धरती पुत्र कर रहे। भाइयों, ये राजस्थान के युवाओं का
उबलता हुआ आक्रोश है, जो गर्मी के अंदर भी नौजवान भूखा प्यासा ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। आज जब आप सड़कों पर उतर आए, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असंवेदनशील शासन के खिलाफ जनज्वार है, जनता का उबाल आक्रोश है। मैं उस विश्वासघात के खिलाफ, ये जो हुंकार है वो उस विश्वासघात के खिलाफ है जो आरपीएस सरकार में मिलकर इस राज्य के नौजवानों के साथ किया। भाइयों, एसआई भर्ती कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। एसआई भर्ती की आड़ के अंदर एक ऐसी साजिश जिसमें पैसे वाले और मेहनत करने वाला बेरोजगार नौजवान परीक्षा पास करने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहा है और पैसे वालों ने बैकडोर एंट्री के माध्यम से अपने चेते लोगों को थानेदार बना दिया। आरपीएस जैसी संवैधानिक संस्था आज भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी। पेपर लीक, ओएमआर सीट की अदला बदली, नॉर्मलाइजेशन से मेरिट का मजाक और सबसे चिंताजनक भजनलाल सरकार की चुप्पी कि भजनलाल चुप है, चाहे जोगाराम की पोती पकड़ी जाए, चाहे दूसरा कुछ करे। भाषणों में तो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता रात को अंधेरे में मिलते हैं, लेकिन उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की हिम्मत इस भजनलाल सरकार के अंदर नहीं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब एसआई थानेदारों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जब 200 से ज्यादा रडार पे, जब एसओजी ने भर्ती दांधले की पुष्टि कर दी, जब मंत्रियों की समिति ने भर्ती रद्द करने की बात करी, तो सरकार चुप क्यों है? आरपीएस के सभी सदस्य सेवारत योग्य और ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। जब सच्चे सेवा में होंगे तो उन्हें भ्रष्टाचार करने पर सेवा से हटाए जाने का डर रहेगा और आरपीएस के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। हम गलती हो गई, तब ऐसे में इस संस्था से निष्पक्षता की क्या उम्मीद की जाए? ऐसे में सरकार को आरपीएस के पुनर्गठन में क्या परेशानी है? जल्द से जल्द इसका पुनर्गठन करे। ये देश और प्रदेश का नौजवान, वर्तमान भाजपा सरकार ये नहीं करती तो आरएलपी तो सरकार बाद में जब आप बढ़ाओगे इस बार 28 के अंदर, वो तो सारी सरकार ही आपकी होगी। भाइयों, हमारी मांग है सरकार से, एसआई भर्ती को रद्द करें। नंबर 1, मामला हाई कोर्ट के अंदर है, कल हाई कोर्ट में तारीख है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें आश्वस्त करे कि भर्ती की सारी प्रक्रिया को रद्द करके, और कोर्ट कल निर्णय करेगा। सरकार की तरफ से यह नहीं लिखा जाए कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, यह सरकार हमें आश्वासन दे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, पूरी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो, बड़े मगरमच्छ कौन है पकड़े जाए, आरपीएस को भंग कर उसका पुनर्गठन किया जाए, सभी सेवा ईमानदार अधिकारियों सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक की जाए, वे भरने की समय सीमा तय हो। क्या मुख्यमंत्री को दिल्ली से चुप रहने का निर्देश है? यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इतनी सारी बात होने के बाद आखिर सीएम चुप क्यों है? आखिर मंत्रियों की कौन सी वो महिला में
भारतीय संविधान का अनुच्छेद लेकिन क्या ये कहीं लिखा है कि बाकी सदस्य बिना योग्यता के होंगे? कहीं नहीं लिखा। हमारी साफ मांग है कि आरपीएससी के सभी सदस्य सेवारत योग्य और ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। जब सच्चे सेवा में होंगे तो उन्हें भ्रष्टाचार करने पर सेवा से हटाए जाने का डर रहेगा। क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक संस्था है, तो एमएलए एमपी संवैधानिक नहीं है? हम चुनाव से जीतते हैं, चुनाव आयोग बना हुआ है, और जब एमएलए की गिरफ्तारी हो सकती है, मंत्री जेल जा सकते हैं, एमपी जेल जा सकते हैं, तो आरपीएससी को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री को, गवर्नर को चिट्ठी लिखनी है और गवर्नर राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा और आरपीएससी भंग होके यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी की संरचना करनी चाहिए। ये पुरजोर तरीके से इस राजस्थान के प्रत्येक जवान की मांग है। और हम ये भी मांग करते हैं कि मोदी जी ने कई जगह ये कहा कि हम इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं। कई प्रदेशों के अंदर एसआई भर्ती और दिल्ली की कई नौकरियों में इंटरव्यू की प्रणाली नहीं है। मैं मांग करता हूं कि एसआई भर्ती के अंदर भी इंटरव्यू खत्म किया जाए और ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करके उनकी पारदर्शिता के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ कोई किसी तरह की असंवेदनशीलता नहीं हो, संवेदनशील तरीके से इस राजस्थान के नौजवान और राजस्थान के छात्र का ध्यान रखा जाए। भाइयों, आज इस तपती धूप के अंदर जब मैं भाषण दे रहा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं पसीने से लथपथ हूं, तो आपकी क्या स्थिति होगी मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं 25 साल से मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा हूं। चाहे नकल का मामला हो, चाहे माफिया का हो, पेपर लीक हो, रीट का हो, एसआई का हो, आरपीएससी पुनर्गठन का हो, अगर सड़क से लेकर लोकसभा में इस मामले को सबसे ज्यादा बार इस राजस्थान के भ्रष्टाचारियों की पोल किसी ने खोली तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों का सम्मान देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा आपकी बात को बल देते हुए किया। यदि बात हम आज ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार बजट में घोषणा करती है कि 1 लाख जवानों को रोजगार देंगे, 4 लाख को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार किस में देंगे? नरेगा में देंगे या सरकारी पद भरेंगे? इसके बारे में कोई क्लियर नहीं। आंदोलन चलते रहते हैं। बद्रीलाल सरकार का जेटीए का जो एग्जाम हुआ उसमें ओएमआर सीट ही गायब, उसमें ने इन्विजिलेटर के दस्तखत और ने उस छात्र के दस्तखत जो एग्जाम दे रहा है। पहले तो पेपर लीक होते थे, अब भजनलाल जी ने एक नया रास्ता निकाला कि पेपर लीक का तो पता लग जाएगा, तो अपने तो ओएमआर सीट कैसे बदले, ये रास्ता अंदर ही अंदर निकाला है ताकि बदनामी हो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें सबूत दो, तो मैंने 2018 की कई कॉपियां सार्वजनिक करी, 2021 की कई कॉपियां सार्वजनिक करी। एक में आरपीएससी ने अपनी चूक मानी। क्या चूक मानने से आप माफ कर दोगे? हम चाहते हैं कि किन लोगों के कहने से नंबर बढ़े, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है,
अलग से जांच होनी चाहिए। एसओजी कहती है कि 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार है, तो वो कमरा कौन सा एसओजी के अंदर सेटलमेंट का, जिसमें बैठ के 3 के साथ 1 फ्री या 2 के साथ 1 फ्री, 2 लाओ 3 लाओ, 1 को वापिस ले जाओ, 2 को जमा करा दो, 1 करोड़ तक ये मामला चला एसओजी। क्या एसओजी भी अब जाति पूछ के गिरफ्तारी कर रही है कि गिरफ्तारी में भी जाति होनी चाहिए? जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जाति पूछ के इनकाउंटर करते, क्या राजस्थान में भी यही स्थिति हो गई कि जाति पूछ के आप लोग ये काम कर रहे हैं? भाइयों, आज आपका उबाल देख के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको लेके भजनलाल के घर की तरफ चलूं, लेकिन भजनलाल आज या है नहीं, दिल्ली गया हुआ भजनलाल। मैं आज किसी राजनीतिक फायदे के लिए आपके बीच संघर्ष नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ, चूंकि मैं छात्र संघ के माध्यम से यहां तक पहुंचा, मैं आपकी पीड़ा नहीं देख सकता। मेरे पास आके जब भी कोई बच्चा रोता है, जब भी कोई बच्चा ये कहता है कि हम जाए तो किसके पास जाए बताओ, तब मैं आपकी पीड़ा को अपने गले का हार बना के सड़कों पर आपके लड़ता हूं, संसद में लड़ता हूं, उन हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ लड़ता हूं, उन माफियाओं के खिलाफ लड़ता हूं, जान हथेली पर रख के अपने छोटे भाइयों के सम्मान को ठेस नहीं लगे इसके लड़ रहा हूं। भाइयों, मैं उस मां की ओर से बोल रहा हूं जो खेत बेचकर बेटे को पढ़ा रही है। मैं उस नौजवान की ओर से बोल रहा हूं जो भूखे पेट कोचिंग में बैठता है फिर भी हार नहीं मानता। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर इन मांगों को नहीं माना तो आज रैली जयपुर के अंदर है, कल आंदोलन हर जिले हर गांव के अंदर होगा। आज मंच है, कल विधानसभा को घेरेंगे। याद रखो, जब युवा सड़कों पर उतरा है तो सरकारें हिल जाती है। सरकार को भ्रम नहीं होना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल अकेला है। ये लाखों की तादाद के अंदर जो नौजवान इस राजस्थान और पूरे देश से अपने अपने साधनों से हनुमान को आशीर्वाद देना आया है, वो अगर कल चुनाव हो तो कल इतना वोट डाल दे कि दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि 18 के अंदर इसी मैदान से मैंने पार्टी बनाई थी और हमारा सिंबल लेट हो गया था। जब मेरा भाषण हो रहा था उस वक्त सिंबल मिला और जैसे ही चुनाव चिन्ह सिंबल की घोषणा बोतल की हुई तब आपने बोतल ले रहा के ये कहा था कि स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी देगी। भाइयों, उस वक्त भी अगर मुझे सत्ता में आना होता तो गहलोत और पायलट दोनों मेरे पीछे भाग रहे थे कि आरएलपी के 3 विधायक हमें दो। तब मैंने एक बात कही थी कि अगर 3 विधायक सचिन पायलट को सीएम बनाए तो आरएलपी के 3 विधायक में कांग्रेस को दे सकता हूं। क्योंकि अब आगे तो सुनो, पहले हल्ला मत करो, पूरी बात सुना करो। क्योंकि गुजर भी तेजा जी की जय बोलते और जाट भी तेजा जी की जय बोलते, हम भाई हैं। ये बात मैंने कही, सत्ता के खिलाफ रहा। जब मैं 23 के अंदर आपके बीच आया, मुझे याद है छात्र संघ चुनाव को लेकर मेरे छोटे भाई यूनिवर्सिटी में धरने पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे थे, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा था। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं उनके बीच गया और उन्होंने उस आंदोलन को मेरे गले में डाल दिया कि आप संभालो। मैं 1 महीने तक घूमता रहा और जब मैंने रैली करी तो आंदोलन की हवा निकल गई विद्यानगर स्टेडियम के अंदर। वहां छात्र तो 1000 आए और बाकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है, वो तो इंद्र भगवान ने हमारी इज्जत रख ली कि अच्छी बरसात हो गई तो फोटो शूट अच्छा हो गया। उस समय
बाकी छात्र संघ चुनाव की तो हवा निकल गई थी। लेकिन फिर भी मैं हमेशा मांग करता हूं कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव कराने आवश्यक है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैंने लोकसभा के अंदर राजस्थान के छात्र संघ चुनाव का मामला उठाया। शायद पहली बार कोई सांसद राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने की बात लोकसभा के अंदर करता है। ये राज्य का विषय है, लेकिन मेरे छोटे भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा और आज भी मैं मांग करता हूं कि सरकार छात्र संघ चुनाव कराए और छात्रों को राहत प्रदान करे। मेरे बेरोजगार भाइयों को जो बेरोजगार भत्ते की मांग हमने 15, 16, 17, 18 की हुंकार रैलियों में करी और सरकार ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्य है। मैं पुनः मांग करता हूं कि प्रत्येक ग्रेजुएट को, प्रत्येक पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ते के आदेश भजन सरकार को और मोदी सरकार को करने चाहिए। मैं दूसरी मांग करता हूं कि जो 4 लाख खाली पद इस प्रदेश के अंदर है, वो एक साथ 4 लाख खाली पद भरे, कैलेंडर जारी करे और जितने भी संविदा के अंदर हमारे छोटे भाई बहने जो 500 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए रोज में नौकरी कर रहे हैं और 15-15, 20-20 साल हो गए नौकरी करते हुए, उन तमाम भाइयों की, बहनों की बातों को गंभीरता से लेते हुए उन सबको नियमित किया जाए। जो जो आंदोलित है उन संविदा कर्मियों को नियमित करने का आदेश भजनलाल सरकार जारी करे। भाइयों, आज भाइयों आराम से चालू है। आज आपने जो मुझे ताकत दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर इस राजस्थान के जितने भी जिला मुख्यालय, जितने भी जिले, वहां मैं इसकी तारीख का ऐलान भी कर दूंगा। प्रत्येक जिले के अंदर, जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों के अंदर एक एक दिन आपके बीच बैठ के आपकी समस्याएं सुनूंगा। वो तारीख भी घोषणा मैं जल्दी करूंगा और आपको इस बात का धन्यवाद, प्रत्येक जिले के नौजवानों को धन्यवाद देने मैं प्रत्येक जिले के अंदर आऊंगा और आप सब छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया और इस आक्रोश के माध्यम से आपने भजनलाल का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। वो गर्मी के अंदर हर 15 मिनट में पूछ रहे हैं कि कहीं कूच तो नहीं हो गया, मैं तो घर के बाहर हूं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने प्रोग्राम दिल्ली का इसलिए बना लिया पहले से ही कि कूच नहीं हो जाए, निकल दिल्ली जाके बैठ जाओ। मैं आज तक हमने राजस्थान में जितने आंदोलन किए, बड़ी हुंकार रैलियां करी, लेकिन आज का यह आंदोलन 1857 की क्रांति से भी बढ़कर है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस आंदोलन को देश याद रखेगा। जब 45 डिग्री तापमान पर राजस्थान का किसान का बेटा उन लाखों नौजवानों के लिए लड़ रहा था और ये लाखों नौजवान जो आए मुझे संबल देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए, उन सब क्रांतिवीरों का नाम उस क्रांति के अंदर लिखा जाएगा। इस प्रत्येक नौजवान ने इस रैली के अंदर भाग लिया। इस रैली की मैं विशेषता आपको बता दूं
आज तक जो रैलियां मैंने करी, उन बीच में मत बोलो भाई, सुन लो, बीच में मत बोलो, कोई बैठे रहो। आज तक जो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुंकार से लेके, पार्टी गठन से लेके आज तक जो रैलियां हुई, उन रैलियों में मैं खुद आपके बीच जाता था, आमंत्रण देता था और उसके बाद आप आते थे। ये पहली रैली है जिसमें हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया कि उठो, उठो मेरे छोटे भाइयों, बदल दो राजस्थान की व्यवस्था, जुल्म करने वाली इस सरकार को मार के फेंक दो। ये तो टेलर है, पूरी पिक्चर आपको दिखानी है, इस बात का भी ध्यान रखना। आज मैं पूछ रहा था एक बस वाले से, मैंने कहा बस का किराया कितना लेते हो? बोले 40,000। दिया किसने? बोले इकट्ठे होकर सवारियों ने दे दिया 40,000। यह कितना बड़ा आंदोलन है कि तेल डलवाने से लेके खाने पीने की व्यवस्था से लेके बसों, गाड़ियां, खुद की पर्सनल गाड़ियां, जिस तरह वॉलंटियर खड़े हैं। आज एक नई चीज देख रहा हूं कि मंच पे भागने की होड़ कम कर रहे हैं ज्यादातर। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे आला कमान आप हो। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं, किसी के इंदिरा गांधी की मिलेगी, किसी के सोनिया, राहुल, प्रियंका, रोजूर का कांग्रेस का जीजा जी उसकी मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी, अमित शाह से लेके कोई 150 फोटो मिलती है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के। लेकिन हनुमान बेनीवाल के घर और ऑफिस के अंदर अगर फोटो मिलती है तो वीर तेजाजी महाराज की, रुकिए, महाराजा सूरजमल की, रुको तो, रामसा पीर की, देवनारायण भगवान की, भगत सिंह की, गोकुला जाट की, तमाम उन क्रांतिकारियों की जो आजादी के आंदोलन के अंदर जो 1857 से 1947 तक चला, या मुगल काल से लेके जो जो कालखंड हिस्ट्री के अंदर लिखे हुए, तमाम जो लड़े थे उनकी फोटो हनुमान बेनीवाल के ऑफिस और घर पे निश्चित रूप से मिलेगी। मेरा कोई आला कमान नहीं, मेरे आला कमान मेरे छोटे भाई और ये किसान है राजस्थान के, जो हमेशा मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते। आज वैसे मंच तो ठीक है, बैठ जाओ। अब जो ज्यादा देर तक इस आंदोलन में 1 महीने से काम कर रहे थे, मैं देख रहा हूं एक एक चेहरे देखो, जो नीचे बैठ के भी ये कह रहे हैं भाई साहब हम नीचे ही ठीक हैं। आप निश्चिंत रहें, जो जिसने सबसे ज्यादा काम किया, जब हमारी पार्टी के संगठन की सूची निकलेगी तो आपको सबसे ज्यादा वही व्यक्ति आएंगे जो सबसे ज्यादा धरातल पे काम कर रहे हैं। और क्योंकि आज कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये आपके सम्मान की रैली है। मुझे कुछ नेताओं ने कहा कि कहां रतौनी ऐसा ही भर्ती क्यों खराब हो रहे हो? मुझे कहा धूप से आपका रंग भी काला पड़ जाएगा। मैंने कहा मेरा तो पड़ा हुआ काला आधा तो पहले से, क्योंकि कई नेता यहां इससे नहीं आते, गर्मी बहुत है, बरसात का मौसम आएगा जब आ जाएंगे। और यह 28 का जब चुनाव होगा तो 27 लास्ट से लेकर 28 के बीच वो घूमेंगे यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग अलग नारा दिया है। कांग्रेस का नारा है खाओ और खाने दो, रुको, और बीजेपी का नारा है खाओ और गुर्राओ। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। भाइयों, मैं आमंत्रित मैंने किया था बहुत से नेताओं को, मैंने कहा आओ मेरा साथ दो, आओ ना
लाखों लोग जहां बैठे, क्यों नहीं आ रहे हो वहां पे? आप तो मामले उठाए थे, उठा के रवाना हो गए, मेरे गले में बांध दिया सारा सारा। और मैं लड़ रहा हूं, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि जिन धरती पुत्रों के मैं लड़ रहा हूं, जिन किसान के बेटे बेटियों के लिए लड़ रहा हूं, आखिर वो मेरी आवाज पे कितनी तादाद में पहुंचते हैं, ये मैं देखना चाहता था राजस्थान के अंदर। और आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे कितना भी लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा, उस राजस्थान को सम्मान दिलाऊंगा जो भ्रष्टाचार और अपराध का कलंक राजस्थान के माथे पे लिखा है। जिस तरह हमारी बहन बेटी अबला नारी की जो चीख पुकार राजस्थान से निकलती है, मैं विश्वास दिलाता हूं उन माफियाओं को छुपने को जगह नहीं होगी, वो बिलों में घुस जाएंगे। ऐसा राजस्थान आने वाले समय के अंदर आपका भाई आपको देगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। आपको भी गुस्सा बहुत आता है, मेरे को तो कम आता है गुस्सा। आजकल मैंने कंट्रोल कर लिया बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी मेरी उम्र में अंतर है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब कहता था चलो, यूनिवर्सिटी में आया थोड़ी देर चलो, फिर एमएलए एमपी बना, मुझे आपकी चिंता रहती है लाखों लोगों की। अभी करने को तो मैं तुम्हें कूच कराऊं और सारे जयपुर में रुको एक बार, तो जाओ, रुको, अभी बहुत टाइम पड़ा बाकी, रुक जाओ। आज रुके भाई, सुनो मेरी, आज गर्मी ज्यादा है और उस गर्मी में भी आप और गर्माहट ला रहे हो। आक्रोश इसका नाम दिया है, आक्रोश रैली। और इस आक्रोश का परिणाम ये निकला कि भजनलाल जी तो दिल्ली गए जो गए, सारे मंत्री राजधानी छोड़ के भाग गए, पता नहीं किसके घर पे आ जाए। भाई हनुमान जी का कोई भरोसा नहीं, कह दे इधर नहीं इधर ही चलो, निकल पड़ो सारे एक सारे। तो राजधानी नेताओं से खाली हो गई, कोई मिनिस्टर नहीं राजधानी के अंदर। यहां सरकार बात करना चाहती है, कई मेरे साथी सोशल मीडिया पर लिखते हैं जो मेरे ही मंच से तैयार होकर भागे थे, रण छोड़ के भागे, दूसरी जगहों पर चले गए, वो लिखते हैं कि हनुमान जी तो राजस्थान के नौजवानों को बरगलाते हैं। आप ये बताओ, मैंने किसी नौजवान से जमीन पे कब्जा करवाया क्या राजस्थान के अंदर? मैंने किसी नौजवान को शराब का काम करने का कहा क्या राजस्थान में? मैंने किसी नौजवान को माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी या मारपीट या दादागिरी की बात कही क्या कभी? अगर बड़े भाई के नाते कमरे में तुम्हें डांट दिया, देखो कमरे में डांट दिया इसका मतलब कम प्यार करता हूं, और सबके सामने डांट दिया मतलब ज्यादा पसंद करता हूं, यह भी ध्यान रखो। इसलिए थोड़ी आदत भी डाल लो कि अभी तक हमें डांटा नहीं मतलब वो नजर में नहीं है, मैं बता दूं आपको। और आज मैं आराम से अच्छे मूड में रहूंगा, आप निश्चिंत रहें। और आप देखोगे कि हनुमान जी आज आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं तो तकलीफ यहां पा रहा हूं, 1 महीने से कोई दिक्कत नहीं, 25 साल हो गई, मैं तो एमएलए एमपी भी बन गया, 6 बार जीत गया, 1 बार छोटा भाई जीत गया, पिताजी रह गए, मुझे तो बहुत कुछ दिया मेरे परिवार को। और तमाम उन बड़े लोगों को जो बरगलाते थे उनको घर बिठा के नई लीडरशिप राजस्थान में तैयार की, नए नेता तैयार किए, नए मंच दिए। ये जितने लोग मंच पे बैठे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी की रैली के अंदर हमारे इन लोगों का नंबर कभी नहीं आता। जब मैं बीजेपी में था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी, तो मैंने कहा मेरा माड़ा में ही नाम डाल दो, बोले आपका नाम नहीं डालेंगे, आप बीजेपी में अभी पद पे नहीं हो। तो मैं अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, आप समझ रहे हो, 98-99 की बात है भाई। और अटल जी की रैली भी इससे कम ही होती थी, 20,000 लाते थे और 3 लाख लिखते थे अखबार के अंदर। मैं 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख की रैली के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो भाषण देना है और मेरे मन में आ गई और मुझे स्वागत करना है, उन सब बच्चों को मौका देता हूं हमेशा, रोज। और कोई रह जाता है तो मेरे बात भी देता हूं, प्रयास करता हूं कि प्रत्येक नौजवान आगे बढ़े,
मजबूती मिले, हर समाज आगे बढ़े, सर्व समाज आगे बढ़े। कई लोगों को मुझे देख के उनके पेट में दर्द होता है, वो ये सोचते हैं कि हमारे समाजों में ऐसा नेता नहीं है, तो तैयार कर लो। मना किया क्या मैंने? मैं तो जिससे आता हूँ वो तो आऊँगा ही। अब जहाँ मेरा जन्म हुआ मैं उसी समाज का रहूँगा, लेकिन उस समाज के साथ साथ जाट, गुजर, यादव, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम, माली, तमाम सर्व समाज को साथ लेके हनुमान बेनीवाल हमेशा लोकसभा के अंदर ये बोला कि हाईकोर्ट के जज होने चाहिए जाट, गुजर, मीणा, यादव, माली, मेघवाल, मुस्लिम। ये बात बोल सकते हैं दूसरे लोग? नहीं बोल सकते। वो खुद के समाज की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं और ऐसा नारा देते हैं जिससे जातीय जहर घुले राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जब भी जातिवाद चरम सीमा पे था, जब जाट राजपूत आमने सामने हुए, हनुमान बेनीवाल बीच में गया और लड़ने से रोक दिया। जब गुजर मीणा आमने सामने हुए वसुंधरा के समय, हनुमान बेनीवाल गुजर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ रहा था और मीणा गुजरों के बीच भी खड़ा था कि दोनों समाजों के अंदर भाईचारा बना रहे। जब मेघवाल ब्राह्मण लड़ता है, बीच में खड़ा मिलता हूं। हम सब अपना काम करें, मजबूत हों और आर्थिक आधार पे जब ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात चली, इनके दिल तो बड़े नहीं है जो मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कितना बड़ा आप देखो। 2016 की हुंकार रैली में लिखा कि आर्थिक आधार पे इन जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए जिनके अंदर गरीब बच्चे। ये हनुमान बेनीवाल उनकी पीड़ा जानता है। लेकिन भाइयों, पिछले 10-15 दिन से जो हालात इस देश प्रदेश के अंदर बने, आपको आह्वान करूंगा, आप हमेशा वही कदम उठाओगे जो मैं कहूंगा। उठाओगे कि नहीं उठाओगे? या मेरे से हटके अलग जाना चाहोगे? देखो, क्योंकि मैं जो लड़ रहा हूं वो लड़ाई आपके नाम की है सीधी। मेरे पे लोग परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। ये छोटा भाई बैठा मेरा, जब खींवसर की जनता ने कहा कि चुनाव इसको लड़ाओ तो हम जिता देंगे, नहीं तो नहीं जिताएंगे, नहीं तो उसको वोट देंगे कांग्रेस वाले को, लड़ा दिया। फिर अब की बार कहा कि आपके घर से लड़ाओ, ये भी साथ था कि लड़ाओ घर से। एक नया प्रयोग होगा राजस्थान में कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं करती और कोई भी लड़ता। मैंने इस्तीफा दिया एमएलए का, मैं चाहता तो विधायक रह जाता, घर से एमपी बना लेता, अलायंस के अंदर था। लेकिन भाइयों, एक न एक दिन तो मुझे लड़ना ही था। मुझे इस खींवसर में इस अग्नि परीक्षा से गुजरना था कि कभी ऐसा वक्त आ जाए जब हनुमान के साथ सारे सामने हो जाए, तब क्या होगा। और उस अग्नि परीक्षा से गुजरा, उसमें सरकार के सामने हार गए मैं चुनाव। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है 1 लाख हमारे 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम और 20,000 हमारे और समर्थक वोट, 2 लाख वोट को 80,000 वोट वाले दूसरे लोग सीट जीत के चले गए। ये उंगली मेरे पे नहीं उठ रही है, ये किसान कौम पे उंगली उठ रही है। अगर मैं खींवसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती और मैं हार गया, इसलिए वो मूंछ पे ताव दे रहा है। ये मैंने ताव नहीं दिलाया, ये कहीं कमजोरी रही थी हमारे उन भोले भाले लोगों की। एक गांव के अंदर मुझे कहा, मैंने कहा आखिर तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए? मैंने, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं थी, फॉर्च्यूनर में घूम रहा पूरा परिवार। बोले साहब बड़ी गलती हो गई, जो आपके सामने खड़ा हुआ आपके टोले से निकला हुआ आदमी था। रुको एक मिनट, रुक जाओ तो क्यों कर रहे हो ऐसे? तो मैंने कहा उसमें आपने क्या अंतर देखा कि मेरे यहां से निकले हुए को वोट दे दिया कि साहब आप तो कम मिलते हो, जब कोई जानवरों का काम करना होता, गाय भैंस खराब हो जाती है तो वो ठीक कर देता है। अब बताओ, अब क्या मैं ये काम करूंगा? क्या मैं गाय भैंस का और जानवरों का झाड़ा जंतर भोपा जी बनाओगे? मेरे को भोपा जी बनाओगे? एक बड़ा नेता बनाओगे? क्या बनाओगे बताओ? बोले साहब इसलिए हमने तो भोपा जी को वोट दे दिए। बताओ। अरे यार चलो कोई नहीं, 10 साल बाद और ठीक हो जाएंगे।
गाय भैंस का काम मैं तो नहीं कर सकता, वोट मिले या नहीं मिले और देखेंगे। भाई मैंने तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि राजस्थान में भरतपुर से लेके वहां तक, ये भरतपुर से बैठे हुए, जब पानीपत की मूवी आई, सुनिए, पानीपत की मूवी के अंदर जब मूवी में महाराजा सूरजमल के कैरेक्टर के साथ छेड़खानी की गई तो मैं लोकसभा में पोस्टर ले गया और जला के फेंक दिया लोकसभा के अंदर, ये लो पानीपत का पोस्टर। और गृह मंत्री ने मुझे बुला के कहा कि हनुमान जी इस मूवी को बैन कर दें। मैंने कहा मैं पूछता हूं, मैंने महाराज को पूछा, महाराज ने कहा मूवी बैन मत कराओ, जो आपत्तिजनक तथ्य उनको हटा दो। 10 मिनट के अंदर पानीपत की मूवी को ठीक करा दिया। मैं तो जो भी काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करता हूं, आधा कभी नहीं रखता, ये मेरी आदत है और ये काम भी पूरा करूंगा। लेकिन ये काम क्या है? एसआई भर्ती रद्द करवाने का, जिससे वो चोर लुच्चे लफंगे पकड़े जाए, नहीं तो 30 साल तक तुम्हें ठगेंगे, 30 साल तक बंदूक के नोक पे दादागिरी करेंगे। जो फर्जीवाड़े से आए वो किसी का इनकाउंटर भी कर देंगे, उनको पता है कि उनको बचाने वाले उनके बाप दूसरे मिल जाएंगे कोई न कोई। इस बात का ध्यान रखना। इस आरपीएससी के अंदर जो गंदगी फैली है, इस गंदगी को भी हटाएंगे। अभी आंदोलन से रुकना नहीं है। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया था और पंजाब से आंदोलन उठा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की धरती पर आया, तब राजस्थान में आंदोलन नहीं था। इन किसान नेताओं ने मुझे कहा हनुमान जी आप मोदी के साथ हो, सत्ता छोड़ दो, किसान कौम आपको इतिहास में याद रखेगी। मैंने 1 मिनट नहीं कमाया और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के शाहजहांपुर बॉर्डर पे जाके देश में संदेश दिया, मैं उसी कौम से आता हूं। मेरा डीएनए जो बॉर्डर पे शहादत देते हैं 700 से ज्यादा लोग, उनका और मेरा डीएनए एक है। मैं सत्ता में नहीं रह सकता, मैं सड़क पे जाऊंगा, मेरे भाई तकलीफ के अंदर, ये कह के मैंने सत्ता छोड़ी। लेकिन भाइयों अब बात चलती राजस्थान पे कि राजस्थान में लड़ाके कम है। राजस्थान में तो 66 साल में नई पार्टी भी नहीं बनी। एक बार कांग्रेस को वोट डालते हैं, एक बार बीजेपी को डालते हैं। मैं पुरानी लड़ाइयों की बात नहीं करता, जहां महाराजा सूरजमल जी ने लड़ाई लड़ी, राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं राजनीतिक लड़ाइयों की बात कर रहा हूं। कोई योद्धा राजस्थान में लड़ता हुआ नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो साल 2 साल के दिखेगा और तीसरी साल में पार्टी में घुस जाएगा किसी न किसी का पल्लू पकड़ लेगा जाके। ये स्थिति राजस्थान में देखी। लेकिन मैंने देश की लोकसभा के अंदर कहा कि किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया और अग्निवीर के आंदोलन के खिलाफ इस राजस्थान का नौजवान इस देश के नौजवानों का आंदोलन का नेतृत्व करेगा और अग्निवीर को समाप्त कराएगा। यह आह्वान मैंने किया और वो दिन दूर नहीं जब हम दिल्ली कूच करेंगे, घेर लेंगे दिल्ली को और अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे। मेरे छोटे भाइयों का सेना का सम्मान लौटाएंगे। भाइयों मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हर बार मैंने आपसे ही बात पूछ के काम किया, आपने जो कहा वही किया। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे किसी से डर लगता है। मुझे एक दिक्कत है, मुझे डर ही तो नहीं लगता, लेकिन मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी हुंकार ललकार या किधर भी कूच करें, ये तो बच्चे हैं, गर्मी ज्यादा है। आपका तो टारगेट सीधा पुलिस होती है, पुलिस को देखते ही उसके पीछे भागते हो। जिस तरह सांड लाल रुमाल को देख के भागता है, उसी तरह आप पुलिस के पीछे भागते हो। मैं चाहूंगा कि मैं इस गर्मी के अंदर आपको ज्यादा परेशान नहीं करूं। एक बार सरकार की तरफ से कोई संदेश आया है तो बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताओ? कुछ तो कभी भी कर लेंगे, कौन मना कर रहा है?
वो तो एक बार ही होगा, आपके गर्मा गर्मी करवा देंगे कभी। लेकिन आज चूंकि आज गर्मी ज्यादा है और हमारी छोटी बहनें, बेटियां, महिलाएं भी बड़ी तादाद के अंदर आई। देखो सुनिए मेरी बात, अपन सत्ता में जब ही आएंगे जब हमारी रैली में 30 से 40% महिलाएं, छात्राएं दिखेगी, उस दिन हम सत्ता के अंदर आ जाएंगे। आज से शुरुआत हो गई, अपने आप आई है। और आक्रोश रैली में महिलाओं का आना, ये भी झांसी की रानी बनकर आई है सारी सारी। ये छोटे भाई भगत सिंह है, ये झांसी की रानी बनकर आई। लड़की इस व्यवस्था से जो सरकार का संदेश है, सरकार ये कह रही है कि बे एक बार हमसे बात करो। भजनलाल जी कह रहे हैं कि आपका झगड़ा मेरे से हो सकता है, लेकिन आपका मुद्दा तो ऐसा ही भर्ती और ये दोनों मामले हैं, तो सरकार से मैं बात करूं कि नहीं करूं? बात क्या करूं? मैं तो यहीं बुला लूंगा। हाँ आप बुला लें। तो 2-3 लोग जो इनके सरकार के बड़े लोग हैं, जो अपने भी क्या दिक्कत है कि कई बार अपने ही लोग अपने सामने खड़े मिलते हैं, उनका ध्यान अपने को रखना पड़ता है। अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपने आदमी का नुकसान नहीं हो, इस बात का मैंने ज्यादा ध्यान रखा 18-23 में, इसलिए मेरे दुश्मन ज्यादा हो गए। अगर मैं किसी को 18 में मार लेता, किसी को 23 में मार लेता, तो वो बयान वीर आज मेरे खिलाफ बयान नहीं देते। मैं कहना नहीं चाहता भाइयों, कांग्रेस ने भी मेरी पीठ में छुरा घोंपा, अलायंस कर रही थी, करते करते बाड़मेर वाले को बरगला के ले गए और नागौर का भी अलायंस खट्टाई में डाल दिया था। वो तो उनकी मजबूरी थी कि जो कैंडिडेट बीजेपी से लड़ रही थी उससे व्यक्तिगत दुश्मनी थी कांग्रेस के लोगों की। नहीं तो मेरा अलायंस कांग्रेस में भी नहीं होता, मुझे लड़ना पड़ता सड़क पर, और मैं लड़ता तो तुम मुझे हरा देते नागौर में पक्का लोकसभा के अंदर। हाँ 4 लाख वोट आ जाते, 50,000 से हार जाता, तो मैं लड़ा था पहले, मुझे याद। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि खींवसर में हराने के बाद अब कहीं न कहीं आप ये सोच रहे हो कि हमारा तो कोई बचा ही नहीं राजस्थान में, सारे कांग्रेस बीजेपी में चले गए, सारे सत्ता के पीछे भाग गए, एक ही तो लड़ रहा है हमारे लिए 24 घंटे, जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, जो हमारी चिंता करता है, जो किसी कोई अगर रोता हुआ आता है उसके आंसू पहुंचता है, वो हंसता हुआ उस घर से जाता है, एक ही व्यक्ति है। इसलिए हमें ताकत देनी है। और आज मुझे इस रैली का तो आक्रोश रैली नाम है ही, लेकिन आपको इतनी तादाद में देख के जो मेरा आक्रोश इस राजस्थान के नौजवानों के लिए था कि राजस्थान का नौजवान कब सत्ता पे कब्जा करेगा, कब बदलाव लाएगा, जो मैं भाषण रोज देता हूं, आज मुझे पूरा भरोसा आपने दिला दिया कि मेरी एक आवाज पे, और अगर मैं साधन लगा दूं तो 20 लाख आ जाओगे। मेरी एक आवाज पे बिना साधन अब मुझे भरोसा हो गया कि मैं जेल भी चला गया तो आप मुझे छुड़ा लोगे। पहले बीच में मेरा भरोसा उठ गया था कि कहीं मैं चला गया तो तुम मुझे भूल नहीं जाओ पीछे से। वैसे जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जेल तो वही लोग जाएंगे जिनको अपन भेजना चाहते हैं, चिंता नहीं करें। तो भाइयों, सरकार का संदेश है, 2 मिनट आप शांति से रहो, मैं बात करके 5 मिनट बाद में वापस खड़ा हूंगा, आपसे पूछूंगा। गर्मी बहुत है, मुझे पता सुबह से भूखे प्यासे किस तरह रात से आके बैठ के, कई लोग तो रास्ते के अंदर है, जाम लग गए, आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ कमियां मेरी तरफ से रही, मेरी पार्टी की तरफ से रही कि डोम, रुको एक मिनट, डोम 3-4 लगाने की बात थी, सारे डोम प्रधानमंत्री के वहां चले गए। सरकार ने कहा कि इनके तो टेंट ही मत लगने दो, होर्डिंग मत लगने दो, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा उस व्यक्ति को जिसने एक डोम खड़ा किया। रात को आंधी आई, आपके लिए इंद्र भगवान ने भी कहा टेम्परेचर कुछ कम करो, तो ये भी उड़ गया था। ये एक तो लगा, दूसरा उड़ ही गया। बाकी आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मुझे पता भी तो नहीं था, मैंने कहा कहीं छात्र संघ चुनाव की तरह हवा नहीं निकाल दो इस बार, लेकिन अब मुझे पूरा जोश और विश्वास है
कि अब मैं जब भी आगे कोई कार्यक्रम करूंगा, जहां भी करूंगा, पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होगी, जिसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़े। 11 बजे से लगातार 10 बजे से 6 घंटे में तपती धूप के अंदर आप बैठे हो और आपने संदेश दे दिया कि वीर तेजा जी के वक्त राजस्थान पे कब्जा करने के बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये संदेश आपने इस महारैली से दे दिया। भाइयों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे परिवार को